हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% फिक्स है कि ये पूछ लिए जाते हैं, जो है पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनति और एक है उत्क्रम अभिनति। तो आज के इस वीडियो में ये दोनों टॉपिक को एक ही वीडियो में हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। अदरवाइज मेरा यही लक्ष्य है कि कोई भी स्टूडेंट चाहे वो कुछ भी नहीं जानता वो भी रट कर नहीं बल्कि वो समझ कर याद करें, उसी को मैं समझा कर ही इस वीडियो में आपको याद कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास समय कम है और हमें पढ़ना ज्यादा है अभी। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। 5 नंबर वाला टॉपिक है, समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये कैसे पूछ लिया जाता है पहले आपको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है। कह रहा है कि पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनति तथा उत्क्रम अभिनति अवस्था में परिपथ चित्र कीजिए। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन पूछा जाता है सेम टू सेम 2015 में 16, 17, 18, 19, 20, 22 फिर से 23 और 24 लगातार ये पूछा गया है। और इस चैप्टर के जो अंतिम आपका अर्धचालकीय इलेक्ट्रॉनिकी है ना, इस चैप्टर से 3 ऐसे टॉपिक हैं जो लगातार मतलब पूछे ही जा रहे हैं। एक अग्र अभिनति, उत्क्रम अभिनति, जो उसको हम इस वीडियो में जानेंगे, और एक है कि अर्धतरंग दृष्टिकारी। ठीक है ना, और दूसरा होता है एक और है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। तो ये 2 टॉपिक हैं जो 5-5 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं, जिसको हम आगे फिर हम करा देंगे कल या परसों जब भी आप कमेंट करते हैं तो। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है, पहले हम इसको जानते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, हमें जानना है अग्र अभिनति उत्क्रम अभिनति। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि पीएन संधि डायोड का अभिनति मतलब अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि पीएन संधि डायोड का अभिनति किसे कहते हैं। अभिनति जानेंगे तभी तो अग्र अभिनत जानेंगे और उत्क्रम अभिनत जानेंगे ना, समझ रहे हैं। तो पहले हम अभिनति को जानते हैं। तो देखिए इससे पहले हमने कुछ दिन पहले ही पीएन संधि डायोड हमने बताया था, और उसमें हमने क्या बताया था। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंटों ने देख लिया होगा, नहीं देखे हैं तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको कर देना चाहता हूँ। देखिए हमने कहा था कि इस प्रकार 2 भाग हमने बनाया था। एक कहा था कि ये P भाग है और इधर वाला N भाग है। P भाग में होल होते हैं जिस पर प्लस आवेश उपस्थित होता है। होल में क्या होता है, होल धनात्मक होते हैं, ये हमने बताया हुआ था आपको, मैं आशा करता हूँ याद होगा। N भाग में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ऋणात्मक होते हैं। ठीक है ना, हमने ये बताया था कि जब P प्रकार के अर्धचालक, ये P प्रकार का क्या है, P भाग का मतलब P प्रकार का अर्धचालक है और ये N प्रकार का अर्धचालक है। तो जब P प्रकार के अर्धचालक को और N प्रकार के अर्धचालक को एक दूसरे के परमाणविक स्तर पर जोड़ देने के जो तरीका है ना, उसी को हम पीएन संधि डायोड कहते हैं। ठीक है ना, जब P प्रकार के अर्धचालक को N प्रकार के अर्धचालक को आपस में परमाणविक स्तर पर जोड़ देना ही क्या कहलाता है, पीएन संधि डायोड कहलाता है। ये सब हमने पीछे करा दिया है। यदि डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं लिखिएगा पीएन संधि डायोड ब्रदर सर, वीडियो हमारी आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, अभी हमें समझना है पीएन संधि डायोड का अभिनति। तो देखिए यहाँ पे आपको P भाग दिखाई दे रहा है, एक ये N भाग दिखाई दे रहा है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब हम इन दोनों को क्या कह सकते हैं, इसको पीएन संधि डायोड कह सकते हैं ना। तो देखिए पीएन संधि डायोड में अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये जो P भाग है, P भाग, इसको अगर देखें तो यहाँ पे एक सेलों का, ये सेल का ही तो विद्युत वाहक बल है ना, ये सेल का विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल है। ठीक है ना, जिसे हम E से प्रदर्शित करते हैं। तो हम इतना बात जानते हैं, बड़ा वाला जो डंडा होता है वो धनात्मक होता है और छोटा वाला डंडा होता है वो ऋणात्मक होता है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है कि जब देखिए ये पीएन संधि डायोड है ना, ये टोटल, तो जब पीएन संधि डायोड को, जब पीएन संधि डायोड को किसी भी सेलों के विद्युत वाहक बल के स्रोत के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे पीएन संधि डायोड की अभिनति कहते हैं।
समझ रहे हैं ना, मतलब पी एन संधि डायोड को हम किसी भी विद्युत वाहक बल के स्रोत के साथ अगर हमने जोड़ दिया तो उसे ही हम क्या कहेंगे, उसकी अभिनति कहेंगे। और वही बात हमने लिखा है कि किसी पी एन संधि डायोड को विद्युत वाहक बल के स्रोत के साथ जोड़ देने के तरीके को पी एन संधि डायोड के अभिनति कहते हैं। ठीक है ना, अभिनति कहलाता है। समझ गए ना कि मतलब ये पी एन संधि डायोड है, इसको किसी भी विद्युत वाहक बल के स्रोत के साथ हम जोड़ देंगे वो पी एन संधि डायोड कहलाएगा। जैसे यहाँ पे आपको देख रहे हैं जोड़ा गया है। ठीक है, रटना तो नहीं ना पड़ेगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब समझिएगा जो पी एन संधि डायोड की जो अभिनति होता है, अब उस पे प्रकार पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो याद रखेंगे पी एन संधि डायोड की जो अभिनति होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, 2 प्रकार के होते हैं। अब वही क्या है, एक होता है अग्र अभिनति, ठीक है ना, और एक होता है उत्क्रम अभिनति। अब इस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, कि अग्र अभिनति क्या होता है और उत्क्रम अभिनति क्या होता है। इससे पहले मैं बता दूं, अग्र अभिनति को ही अग्रदिशिक के भी नाम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और उत्क्रम अभिनति को पश्चदिशिक के नाम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है ना, तो इससे कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं अग्र अभिनति किसे कहते हैं। पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाना चाहूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे पढ़ूंगा, आपको याद हो जाएगा। देखिए सेम टू सेम वही फिगर है जो हमने यहाँ पे ये बनाया था। ठीक है ना, हमने क्या किया था, पी एन संधि जो डायोड है इसे हमने विद्युत वाहक बल के एक स्रोत के साथ जोड़ दिया था, तो उसे हम अभिनति कहते हैं। अब कंडीशन यहाँ पे ये लगाते हैं हम कि जब ये एक पी एन संधि डायोड है, तो जब पी एन संधि डायोड के पी भाग को, ये पी भाग है, ये एन भाग है, तो जब पी एन संधि डायोड के पी भाग को सेल के, ये जो एक सेल का नहीं विद्युत वाहक बल है, तो ये एक सेल है, तो सेल के धन टर्मिनल से हम जोड़ते हैं। बड़ा वाला डंडा धन होता है और छोटा वाला डंडा ऋणात्मक होता है। तो हम यही कह रहे हैं कि पी एन संधि डायोड के पी भाग को सेल के धन टर्मिनल से तथा एन भाग को सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ देते हैं, तो उस अभिनति को हम क्या कहते हैं, अग्र अभिनति कहते हैं। समझ में आ रहा है ना, मतलब जो पी एन संधि डायोड का ये जो पी भाग है इसको हम सेल के धन टर्मिनल से जोड़ दिए हैं, और जो एन भाग है ना उसको अगर आप देखें इस तरीके से तो ये ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया गया है। तो ऐसे अभिनति को अग्र अभिनति कहेंगे। ठीक है, तो आपको एक बार और मैं बोल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हम कह रहे हैं कि ऐसी अभिनति, ठीक है, क्योंकि अभिनति क्या है, दोनों प्रकार है, तो हम कहेंगे ऐसी अभिनति जिसमें पी एन संधि डायोड के पी भाग को सेल के धन टर्मिनल से तथा एन भाग को सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ देते हैं, तो उसे अग्र अभिनति कहते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे लिखा है ऐसा अभिनति जिसमें पी एन संधि डायोड के पी भाग को सेल के धन टर्मिनल से तथा एन भाग को सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है, उसे हम अग्र अभिनति कहते हैं। इतनी बात समझ गए। चलिए जी, परिभाषा याद हो जाना चाहिए, उसके बाद ये फिगर आपको बना लेना है। एक और बात मैं बता दूं कि देखिए, अच्छा ऐसा क्यों हम करते हैं जी, क्यों हम धनात्मक को या ऋणात्मक या क्यों हम सेल को किसी से जोड़ते हैं। देखिए ऐसा इसलिए, देखिए अगर ये जो हमने सेल को जोड़ा है, ठीक है ना, क्यों हमने पी भाग को प्लस से ही जोड़ा है, जो एन भाग है उसको ऋणात्मक से जोड़ा है। क्यों ऐसा, इसलिए कि हम जानते हैं कि जो पी भाग होता है इसमें होल होते हैं, और होल में क्या होते हैं जी, होल धनात्मक होता है, होल क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है ना, हाँ देखिए होल जो धनात्मक होता है, ठीक है ना, ये होल धनात्मक होता है, ये बात पता है। और ये देखिए धनात्मक ये है, इसको हमने किससे जोड़ा है, सेल के धन टर्मिनल से जोड़ दिया है। ठीक है, ये देखिए ये एन भाग जो होता है वो ऋणात्मक होता है, इसको अगर देखेंगे तो सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ दिए हैं। तो हमें एक बात पता है कि धनात्मक जो होता है वो धनात्मक को प्रतिकर्षित करता है, मतलब दूर हटाता है, और ऋणात्मक भी ऋणात्मक को क्या करता है, ऋणात्मक को
ऋणात्मक को प्रतिकर्षित करता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमने इस होल को धन टर्मिनल से जोड़ा तो ये जो होल है वो प्रतिकर्षित करेगा, मतलब दूर भागेगा इस वजह से। तो ये जो होल होगा ना, होल की जो गति होगी वो इस दिशा में गति करेगा, होल इधर जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इससे दूर हटेंगे इस वजह से, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर गति करेंगे। इलेक्ट्रॉन की गति किधर हो जाएगी, इधर गति करेंगे। तो जब होल, ये होल इधर गति, इलेक्ट्रॉन इधर गति करते हैं तो ये जो अवक्षेप परत है ये टूट जाती है। और टूट जाएगा ना तो धारा प्रवाहित होने लगेगी, धारा प्रवाहित होने लगेगी इस परिपथ में, समझ रहे हैं। तो ये अवक्षेप परत टूटने के लिए, तोड़ने के लिए ही हमने पी भाग को सेल के धन टर्मिनल से और एन भाग को सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़े हैं, जिससे ये अवक्षेप परत टूट जाती है, ठीक है ना। जब ये इधर जाएगा, ये इधर, तो ये बीच वाला टूट जाएगा, जिससे धारा प्रवाहित होने लगेगा, ठीक है। इतनी बात समझ गए। तो इससे आपको क्या पता चला, इससे ये आपको पता चला, नोट्स में एक बात लिखेगा कि अग्र अभिनति में, ठीक है ना, अग्र अभिनति में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है ना। इतना आप लिख देंगे कि अग्र अभिनति में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब जाहिर से एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आनी चाहिए कि सर ये इलेक्ट्रॉन तो गति इधर कर रहे हैं, धारा आप दिखा रहे हैं कि इधर से धारा इस तरीके से बह रही है, तो धारा क्यों इधर से ही बह रही है, इधर से ना बहने चाहिए, तो क्यों धारा इधर से बह रही है। तो इसका जवाब अगर आपको पता है तो आप मतलब सोच सकते हैं, ऐसे नहीं पता जिनको है मैं बता दे रहा हूँ। देखिए कभी भी एक बात याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहा है तो सोच रहे होंगे कि सभी की इधर से ही धारा बहनी चाहिए, बट धारा इधर से बह रही है। इसका ये कारण है कि कोई भी एक चालक तार है ना, तो यदि मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन की गति, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो गति मान लेते हैं इधर कर रहा है, तो इसका मतलब धारा जो बहेगा ना, धारा इधर से इधर बहेगा। बात समझ रहे हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की जो गति करने की दिशा होती है वो धारा के बहने के दिशा के विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन अगर इधर गति करेगा तो धारा इधर उसके जस्ट विपरीत ओर गति करेगा, या धारा उसके जस्ट विपरीत ओर प्रवाहित होगा, ठीक है ना। तो चलिए इतना आप समझ गए हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आ गया ना, इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहे हैं इसलिए धारा इधर बह रही है, ठीक है जी। अगला आता है उत्क्रम अभिनति, जिसे हम पश्च अभिनति के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं हुआ है, केवल देखिए पी भाग को हमने धन टर्मिनल से जोड़ा था और एन भाग को ऋण टर्मिनल से, इसमें अपोजिट कर दिया गया है। इसमें जो पी भाग है ना, इसको देखिए हमने ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया है, और एन भाग है उसको हमने, जो एन भाग है उसको हमने धन टर्मिनल से जोड़ दिया है। तो इससे अब क्या होगा समझिएगा, ये ऋणात्मक है और ये तो धनात्मक है जी। तो अब जानते हैं हम कि जो धनात्मक होता है वो ऋणात्मक की ओर आकर्षित होता है, तो ये जो होल होगा ये गति इधर करेगा, और ये धन वाला है और ये ऋणात्मक है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर गति करेंगे। तो ये बताइए जब ये इधर गति करेगा और ये इधर गति करेंगे तो यहाँ पे ये जो अवक्षेप परत है टूटेगी, नहीं टूटेगा। जब ये इधर गति करेंगे तो अवक्षेप परत टूटेगी ही नहीं, और जब नहीं टूटेगी तो इसका मतलब इसमें जो धारा होगी वो प्रवाहित नहीं होगी, प्रवाहित नहीं होगी जी, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, उत्क्रम अभिनति में धारा प्रवाहित नहीं होती है, ये हमें जानना था। अदरवाइज परिभाषा यदि कोई पूछ दे तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि ऐसी अभिनति जिसमें पीएन संधि डायोड के पी भाग को सेल के ऋण टर्मिनल से तथा एन भाग को सेल के धन टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है, तो ऐसे अभिनति को हम क्या कहते हैं, उत्क्रम अभिनति कहते हैं। समझ गए होंगे आप कि पी भाग को ऋण टर्मिनल से एन भाग को धन टर्मिनल से जोड़ देते हैं, ऐसे अभिनति को उत्क्रम अभिनति कहते हैं। इसमें आप याद रखेंगे इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती, क्यों, क्योंकि आप समझ गए हैं ऋण वाला इसको आकर्षित कर रहा है और धन प्लेट है ये इसको इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहे हैं, अवक्षेप पर टूट नहीं रही है जिसके कारण धारा प्रवाहित नहीं होती है। बट एक रियलिटी बात है कि जो उत्क्रम अभिनति है ना,
इसमें भी धारा प्रवाहित होती है पर बहुत ही कम मात्रा में होती है। मतलब इतनी कम होती है ना कि जिसको हम मतलब नगण्य मान लेते हैं, शून्य मान लेते हैं, मतलब कहते हैं हो ही नहीं रही है। समझ रहे हैं ना? तो होती तो है पर बहुत ही कम मात्रा में, तो इसलिए हम इसको न मानते हैं कि उत्क्रम अभिनति में धारा प्रवाहित नहीं होती है। आप नोट में लिख लेंगे, उत्क्रम अभिनति में धारा प्रवाहित नहीं होती है, अग्र अभिनति में धारा प्रवाहित होती है। ये आपको जब अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी हम कराएंगे ना, तो उसमें आपको ये काम आएगा। याद रखेंगे, अर्ध अभिनति में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है ना, ये याद रखेंगे। अदरवाइज मैं यही कहूंगा कि ये अब हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। 5 नंबर, खुश हो जाइए कि 5 नंबर आपको कंप्लीट अब मिलने वाले हैं। अदरवाइज मैं यही कहूंगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं कि आपके पूरी जो फिजिक्स है, तो फिजिक्स के पूरा आपका जो नोट्स है वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ओनली 99 रुपए में, ठीक है ना, जिसमें चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेंगे, 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहेंगे, सभी आपके न्यूमेरिकल का भी नोट्स आपको दे दिया जाएगा। भैया 14 आपके चैप्टर हैं पूरे फिजिक्स के, 14 चैप्टर, अगर प्रत्येक चैप्टर से 10 क्वेश्चन भी लिए जाएं तो 140 हो जाते हैं ना, पर फिर भी हम जितना कम से कम हो सके जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो टाइपिंग नोट्स से बेहतरीन नोट्स आपके लिए अवेलेबल कराया गया है, नीचे व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कीजिएगा, ले सकते हैं। अदरवाइज जो भी स्टूडेंट फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का एक साथ लेना चाहते हैं तो केमिस्ट्री का भी 99 ही है, बट दोनों अगर जो स्टूडेंट एक साथ लेते हैं तो 149 रुपए में उनको दोनों मिल जाएंगे। और फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के सभी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन मिल जाएंगे, ठीक है ना। सब कुछ ओनली आपको 149 में दिया जाएगा, ठीक है ना। नीचे व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कीजिए, हमारी टीम से आप आएंगे, व्हाट्सएप पर ही पीडीएफ नोट्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे, उसे आप चाहें तो 2 कॉपी अपने दुकान से भी निकलवा सकते हैं। अदरवाइज सभी सब्जेक्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आपने 1 शॉट रिवीजन आप कर सकते हैं। कोई टॉपिक है जो नहीं समझ में आता, जैसे आपको मान लेते हैं पढ़ना है कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी या अर्ध तरंग दृष्टिकारी, यूट्यूब पे लिखिए अर्ध तरंग दृष्टिकारी ब्रदर सर, वीडियो आपको मिलेगा, जरूर आप इसकी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।